G20 शिखर सम्मेलन जो 9 से 10 सितंबर के बीच नई दिल्ली में संपन्न होना है, उसके जस्ट पहले अगर अभी की बात किया जाए तो चाइना के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में चाइना का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। उनके बदला जो चाइना के सेकेंड रैंक लीडर, जो चाइना के प्रीमियर है ली किंग, वो चाइना का प्रतिनिधित्व करेंगे। उसके पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर स्पष्ट कर दिया था कि वो भी नहीं आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों वर्ल्ड लीडर आखिर इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि G20 का निर्माण कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ था। 1990 की दशक की अगर बात करें तो उस समय एशियाई देशों में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस का दौर चल रहा था। 1990-91 आपको पता ही होगा कि इंडिया के पास इतना भी विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बचा था कि वो दूसरे देशों से उत्पादों को खरीद सके। उसके बाद भारत में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत हुआ था। भारतीय बाजार को वैश्विक कंपनियों, पश्चिमी कंपनियों के लिए खोल दिया गया था। उसके बाद बहुत सारी पश्चिमी कंपनियों का आगमन भी हुआ था। भारत जैसा ही हालात लगभग अन्य एशियाई देशों का भी था। चूंकि पश्चिमी देशों की कंपनियां आ रही थी, पश्चिमी देशों के द्वारा और भी बहुत तरह का वादा किया गया था कि हम इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा पश्चिमी देशों ने अपनी व्यापारिक नीतियों में भी काफी बदलाव किया था। भारत, चाइना सहित अन्य एशियाई देशों के उत्पाद अब आसानी से पश्चिमी देशों में पहुंचने लगे थे। तो इस तरीके से एशियाई देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में G20 का निर्माण हुआ। लेकिन फिर भी G20 के बैठकों का शुरुआत नहीं हो पा रहा था। G20 के बैठकों का शुरुआत उस समय हुआ जब ग्लोबल क्राइसिस का दौर स्टार्ट हुआ। आपको पता होना चाहिए कि 2008 वो समय था जब अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों की इकोनॉमी काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। उसके बाद इन पश्चिमी देशों को ये महसूस होने लगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में एशियाई देशों की इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा महत्व है। ग्लोबल कोऑपरेशन यानी ग्लोबल सहयोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से ही G20 के ऑफिशियल मीटिंग का शुरुआत होता है और 2008 में G20 का पहला बैठक अमेरिका में होता है। G20 का ये 18वां सम्मेलन भारत में हो रहा है। इसके जस्ट पहले का सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। अगर अभी तक हुए कुल 18 सम्मेलनों की बात किया जाए तो 16 इन पर्सन हुए, जबकि एक सम्मेलन वर्चुअल रूप से हुआ था। चूंकि 18वां G20 सम्मेलन भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है, अभी तक 200 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मीटिंग्स हुई हैं और वो भारत के अलग अलग 50 शहरों में संपन्न हुआ है। अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए तो उस दौर में भी G20 जैसी बैठकें हुआ करती थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्राचीन भारत की बात किया जाए, उसमें भी दक्षिण भारतीय राज्यों का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चोल, चेर, पांड्य जैसे साम्राज्यों का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ काफ़ी बेहतर संबंध था। अक्सर इन दोनों क्षेत्र में प्रतिनिधियों का आना जाना होता। व्यापार, संस्कृति, सुरक्षा जैसे मुद्दों पे बातचीत हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में और इस दौर में एक खास अंतर यह है कि उस दौर में समस्याएं काफ़ी कम थी। आज के दौर में समस्याएं काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। आपने अभी देखा होगा कि 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुआ है। आज के दौर में मुद्दों का संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गया है, समस्याओं का अंबार लग गया। जैसे सुरक्षा का मैटर है, ट्रेड का मैटर है, आतंकवाद का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, तो बहुत सारे मैटर है। तो इसी वजह से 200 से भी ज़्यादा मीटिंग्स अभी तक भारत के 50 अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं ताकि अलग अलग समस्याओं पर बात किया जा सके। चलिए सीधे मुद्दा पे आते हैं, यानी चीनी राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति भारत क्यों नहीं आ रहे हैं। इसको समझने से पहले आपको बाली डिक्लेरेशन को समझना होगा। बाली इंडोनेशिया का वो शहर जहां पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था 2022 में। इसके पहले आप ये समझ लें कि डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र क्या होता है। जैसे अभी भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने वाला है 9 से 10 सितंबर के बीच में, वहां पर अलग अलग देशों के नेताओं के बीच अलग अलग मुद्दों पर बात होगा। कौन कौन सी वैश्विक समस्याएं हैं उन पर गहराई से चिंतन मनन होगा और फाइनली किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। और वो जो निष्कर्ष निकलेगा उसको लिपिबद्ध किया जाएगा, उसको प्रिंट आउट किया जाएगा। वही है डिक्लेरेशन, वही है घोषणा पत्र। बाली डिक्लेरेशन यानी बाली घोषणा पत्र के पैराग्राफ 3 और 4 को अगर देखा जाए तो उसमें साफ साफ ये बात मेंशन था कि यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रहा है उसके पीछे रूस जिम्मेदार हैं। दुनिया भर में जो सप्लाई चेन है यानी आपूर्ति श्रृंखला जो बाधित हो रहा है, यानी कि जरूरत की सामान एक देश से दूसरे देश नहीं पहुंच रहे हैं, दुनिया भर के कई क्षेत्रों में खाद्यान्न संकट आ रहा है, उसके लिए रूस को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। पैराग्राफ 4 में यह बात मेंशन था कि UN चार्टर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, दुनिया में न्यूक्लियर वेपन की होड़ मची हुई है, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा है, मानवीय मदद में बाधा पहुंचाया जा रहा है। जो भी मानवीय मदद की आवश्यकता है, चूंकि दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत तरह की समस्याएं हैं, मानवीय मदद की आवश्यकता है तो वो बाधित हो रहा है। दुनिया भर में हथियारों का होड़ मचा हुआ है। तो इस तरीके से बाली घोषणा पत्र के पैराग्राफ 4 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे बात किया गया। लेकिन सबसे खास बात यह था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ये जो प्रॉब्लम्स है इनका रीजन, इनका काउज रशिया को बताया जा रहा था। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि बाली समिट में भी व्लादिमीर पुतिन नहीं गए थे।
रशिया के द्वारा हाल ही में ये बात भी कहा गया है कि अगर नई दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो डिक्लेरेशन निकल कर सामने आएगा सम्मेलन के बाद, उसमें अगर रशिया को फिर से बाली समिट की तरह टारगेट किया जाएगा तो रशिया इस डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देगा, यानी रशिया इस डिक्लेरेशन को नहीं मानेगा। तो वैसे में भारत के लिए ये एक टफ टाइम इसलिए भी है क्योंकि चूंकि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के बाद भी एक डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा, तो भारत को ये अब सोचने की आवश्यकता है कि सिर्फ रशिया को ही टारगेट न किया जाए। अगर जो भी समस्या चल रहा है रशिया यूक्रेन वार के बाद, जो भी प्रॉब्लम्स एराइज हुआ है, तो उसमें सिर्फ रशिया का ही हाथ है, ऐसा कहना सही नहीं है। अगर देखा जाए नाटो का जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है और रशिया के सीमा पर नाटो देशों के द्वारा जिस तरीके से युद्धाभ्यास किया जा रहा है, तो वैसे में सिर्फ रशिया को ब्लेम करना सही नहीं होगा। यानी इतना तो स्पष्ट है कि जो कुछ भी चल रहा है वैश्विक स्तर पे, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए सिर्फ रूस जिम्मेदार नहीं है, पश्चिमी देश और नाटो भी जिम्मेदार हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए? भारत को यह करना चाहिए कि जो डिक्लेरेशन निकलकर सामने आए उसमें एक बैलेंस रहे, क्योंकि आपको समझना होगा कि ये जो G20 समिट है इसको एक महीना बाद लोग भूल जाएंगे। अगर न्यू दिल्ली समिट के बाद जो डिक्लेरेशन निकलेगा उसमें भी बाली डिक्लेरेशन की तरह सिर्फ रशिया को ही टारगेट किया जाएगा, तो इस कारण से आने वाले समय में इंडिया रशिया का संबंध काफी प्रभावित होगा, काफी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होगा। तो भारत को एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अगर अभी तक के हुए G20 डिक्लेरेशन की बात किया जाए, यानी जो भी अलग अलग G20 का सम्मेलन हुआ है उसके बाद जो डिक्लेरेशन निकला है उसमें पश्चिमी देशों का बहुत ज्यादा प्रभाव है, तो भारत के लिए ये एक टफ टाइम जरूर ही है, लेकिन भारत को एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है डिक्लेरेशन के माध्यम से।